हेलो एवरीवन। सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसे रिवाइज करना है हमें यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्पज से। सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ट्रेंड किस तरह से रहता है, इसका ट्रेंड का बात करें तो आपका 20+ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपका प्रीलिम्स में, और मेंस में तो आता ही है, ठीक ना। तो 20+ क्वेश्चन में स्टैटिक पार्ट एंड करेंट अफेयर्स दोनों रहेगा। करेंट अफेयर्स दोनों। सो तो स्टैटिक पार्ट इसमें कम आएगा और करंट अफेयर्स का पार्ट आपका ज़्यादा रहेगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। 20+ क्वेश्चन यानी 40+ मार्क्स आपका बहुत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है ये। ओके, तो थोड़ा आपको इसमें स्पीसीज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कौन सा स्पीसीज किस तरह से फंक्शन करता है, उसका पर्टिकुलर रीजन में क्या बिहेवियर होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में और उम्मीद है कि पूछा जाएगा। तो क्या होता है एनवायरमेंट? एनवायरमेंट कोई भी, जैसे आप हैं तो आपका जितनी आपको का सराउंडिंग जो भी है, जो भी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर आपको इनसर्कल कर रहा होगा उसी को एनवायरमेंट बोलते हैं। लेकिन बोल सकते हैं अपने आसपास के जितने भी चीजें हैं उसे एनवायरमेंट बोलते हैं। लेट्स एनवायरमेंट के पास दो फैक्टर होता है, एक बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स, एंड सेकेंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स मतलब आपको जो भी सराउंड कर रहा होगा वो प्लांट होगा, एनिमल होगा, यानी माइक्रोब्स होगा। एंड अबायोटिक फैक्टर्स मीन्स जो हमारा जो भी फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट है, जैसे सोयल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सभी आ जाता है। ओके। और इकोलॉजी, इकोलॉजी को भी पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी क्या है? कोई भी हमारा लिविंग थिंग्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जैसे ऑर्गेनिज्म वन बोलते हैं एंड ऑर्गेनिज्म टू, ऑर्गेनिज्म वन और ऑर्गेनिज्म टू आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, या ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से, अपने यानी एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इसी का स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म खुद दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है या एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उसे इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, सो नोट से देखते हैं, चीज़ों को जल्दी कवर करेंगे, रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं चीज़ों को। सो तो एनवायरनमेंट दो फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। एनवायरनमेंट आपको जो भी चीज़ें सराउंड करता है उसे एनवायरनमेंट बोल लेते हैं। इकोलॉजी कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंटरेक्ट करता है उसी का स्टडी को एनवायरनमेंट बोलते हैं, यानी वो अपने एनवायरनमेंट से, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंटरेक्ट करता है या खुद ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेन एनवायरनमेंट का दो फैक्टर्स यानी बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। सो बायोटिक फैक्टर्स में आपका जो भी लिविंग थिंग्स है वो आ जाएगा, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। एंड अबायोटिक फैक्टर में आपका टेम्परेचर, वाटर, सोयल, एयर एंड सनलाइट एक्सेट्रा और मेनी मोर। हैबिटेट कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है या जहाँ पे वो फूड पाता है, वहाँ जहाँ पे वो ठहरता है, यानी जहाँ पे वो शेल्टर है उसका, उसे हैबिटेट बोल लेते हैं। हैबिट होम रेंज, कोई भी एनिमल, जैसे डियर का ही बात करें तो डियर एक जगह रहता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये तो अपने मतलब फूड के लिए कहीं ना कहीं टहलता होगा या ऐसे भी बात करता होगा। तो जितने एरिया में ये ट्रेवल करता है वो पूरी एरिया को उसे होम रेंज के नाम से जानते हैं। नीच क्या होता है? कोई भी, जितना भी स्पीसीज आप देख रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन रोल जो होता है उसी को नीच बोलते हैं। ओके। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी, जैसे दो एरिया, एक एरिया कंसिडर करें तो यहाँ पे दो स्पीसीज को या हम कंसिडर करें या दो ऑर्गेनिज्म को, तो कोई भी एक एरिया में एक एक ही तरह का नीच परफॉर्म कर सकता है, लाइक ऑर्गेनिज्म। जस्ट अ सेकंड। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो इस एरिया में एक ही तरह का अपना फंक्शनल रोल फुलफिल करेगा, और यही फंक्शनल रोल दो एरिया कंसिडर करें, एरिया एक और एरिया दो। तो जो फंक्शन रोल इस एरिया में ये स्पीसीज कर रहा है वही फंक्शनल रोल इस एरिया और इस एरिया में भी अगर पूरा करेगा, यानी उसी तरह का फंक्शन पूरा करेगा, तो उसे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, लेबल और ऑर्गेनिज्म।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, इसका मतलब समझे तो जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स होता है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल से बना होता है। सेल से क्या बनता है? बेसिकली टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ये पूरा ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक ऐसा इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो ये भी इंडिविजुअल होता है, ये मतलब अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाता है यानी नेचर में। जैसे अगर ह्यूमन का ही बात करें, अगर ह्यूमन का फेफड़ा के बाद, फेफड़ा को आप सिर्फ निकाल लो ह्यूमन का जो भी ऑर्गन है और इसको बोलो कि फंक्शन करो, तो नहीं कर पाएगा ना। जो हमारा ह्यूमन है, जो ह्यूमन है, ये हमारा पूरा बॉडी है, ये जितना भी ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम से कंबाइंड होके हम लोग इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहे हैं। तो जब ये इंडिविजुअल बन जाता है उसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और ऑर्गेनिज्म का ही ग्रुप को कम्युनिटी बोलेंगे। लेट्स नोट्स पे चीज़ों को समझना आसान होगा। सो देखते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ग्रुप उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, एंड पॉपुलेशन का ग्रुप को कम्युनिटी, और बहुत सारे कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाएगा। और इकोसिस्टम बनाएगा, यहाँ पे अगर बना रहा है तो इकोसिस्टम मीन्स बेसिकली बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। और बायोम, एक एरिया, कोई भी एरिया हो, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिमालय का रीजन हो जाए या केरला का रीजन, वहाँ का जो भी वेजिटेशन है यानी वहाँ का जो भी क्लाइमेट है, तो कोई भी लार्ज एरिया का जो भी एक तरह का सिमिलर क्लाइमेट, उसे बायोलॉजी, सॉरी बायोम बोलते हैं। एंड बायोस्फीयर क्या होता है? जैसे अर्थ का जो हमारा लिथोस्फीयर है, एंड एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इस तीनों का इंटरसेक्टिंग रीजन जहाँ लाइफ पॉसिबल है उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। ओके, सो तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा। कैसे बनेगा ऑर्गेनिज्म? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, से फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसे पॉपुलेशन बोलेंगे, और कई तरह के पॉपुलेशन को कम्युनिटी बोलेंगे। कम्युनिटी, कम्युनिटी का पूरा कम्युनिटी मिल जाएगा, और जहाँ पे अबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट कर रहा होगा उसे इकोसिस्टम बोलेंगे। एंड बायोम, सिमिलर क्लाइमेट इन लार्ज एरिया जो रहेगा उसे बायोम बोलते हैं बेसिकली। सो एंड बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, यानी एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वहीं पे लाइफ पॉसिबल होता है, और उसी को बायोस्फीयर बोलते हैं। ओके, स्पीसीज एंड इट्स टाइप्स। स्पीसीज का पहले स्पीसीज समझते हैं, क्या होता है स्पीसीज? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा उसे स्पीसीज बोलेंगे। लाइक जैसे अगर फीमेल हॉर्स का एग्जांपल देखें, फीमेल हॉर्स एंड डंकी, मेल डंकी, मेल डंकी, तो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी, अगर ये दोनों आपस में फर्टाइल होके म्यूल प्रोड्यूस करता है, तो म्यूल जो है ये अब फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो म्यूल इज नॉट अ फर्टाइल स्पीसीज। सो म्यूल को नहीं बोल सकते हैं कि ये म्यूल स्पीसीज होगा, लेकिन ये फीमेल हॉर्स है या कोई और हॉर्स है आपस में जो भी रिप्रोड्यूस करता है और फिर वो हॉर्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसे स्पीसीज बोलते हैं। नेटिव स्पीसीज एंड नॉन नेटिव स्पीसीज, कोई भी एरिया, जैसे लेट से ये एरिया हमारा एरिया, नेटिव स्पीसीज ये ऐसा स्पीसीज है जो कि हाँ ओरिजिनली प्रेजेंट है, यानी एक्चुअल स्टार्टिंग टाइम से ही प्रेजेंट है, इसे कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, उस तरह को स्पीसीज को नेटिव स्पीसीज बोलते हैं। नॉन नेटिव स्पीसीज, कोई अदर रीजन से हम कोई स्पेसिफिक रीजन में उसे प्रोड्यूस कर दें तो वो हो जाएगा हमारा नॉन नेटिव स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, जैसे इंडिया का ही बात करें, सॉरी इंडिया, इंडिया में ये रफ सा डायग्राम ऑफ इंडिया,
इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया का कुछ अलग क्लाइमेट होगा, साउथ इंडिया का कुछ अलग क्लाइमेट होगा। तो यहाँ पे जो भी हिमालय का रीजन में जो स्पीसीज पाया जाएगा वो ये श्योर है कि केरला वाले रीजन में नहीं पाया जाएगा बहुत सारे स्पीसीज। तो कोई भी स्पीसीज क्लाइमेट और उसका एनवायरनमेंट के फैक्टर से एक अलग कुछ ही रीजन में पाया जाएगा अलग तरह का स्पीसीज, उस स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। जो भी रेस्ट्रिक्टेड है ये पार्टिकुलर रीजन में, जैसे लायन टेल मकाक ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, इस तरह का स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, जैसे कोई भी हमारा जैसे ग्रासलैंड है या कोई भी ग्रास, जो भी ग्रास हो, ग्रास, ये इस ग्रास को क्या करता है, हमारा जो भी काव है, बफेलो है, सब खाता है। लेकिन हम बाहर से कुछ ऐसा स्पीसीज यानी ग्रास का ही कुछ ऐसा वैरायटी इंट्रोड्यूस कर दें कि इस ग्रास का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सबको एब्जॉर्ब करके इस ग्रास को मार दे, और इस पूरे पूरे एरिया में एक अनदर टाइप का मतलब आ जाए ग्रास आ जाए, कुछ अदर टाइप के अनदर टाइप का, और इसे हमारा काव नहीं खा सकेगा। तो क्या होगा, इस ग्रास को तो पूरा मार रहा है और हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, और ये बेसिकली कोई यूज का नहीं होगा। तो इसी तरह का स्पीसीज को हम इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बोलते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है, जैसे लाइकेन, ये इंडिकेटर स्पीसीज कोई भी हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी या बायोम्स का हेल्थ बताता है, किस तरह का मतलब वहाँ का हेल्थ है, यानी पोल्यूशन लेवल क्या है। जैसे अगर पानी में फ्रॉग प्रेजेंट हो तो पानी का क्वालिटी बेटर माना जाता है, वही लाइकेन प्रेजेंट हो तो वहाँ पे देखा जाता है कि एयर पोल्यूशन नहीं है। कीस्टोन स्पीसीज, जैसे अगर टाइगर का पॉपुलेशन ना हो तो माना जाता है कि एंटायर इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। कैसे कोलैप्स कर जाएगा, जैसे इस ग्रास है तो ग्रास को डियर खाता है, डियर खाता है, लेकिन डियर को टाइगर खा लेता है, यानी टाइगर इसे मार कर खा लेता है, यानी हंटिंग कर देता है। लेकिन नहीं, अगर टाइगर प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, डियर का स्पीसीज बढ़ जाएगा, यानी बढ़ने लगेगा, और ग्रास ग्रास तो सीमित मात्रा में प्रेजेंट होगा जितना पहले प्रेजेंट था। तो क्या होगा, ग्रास का जो भी हमारा इकोसिस्टम है यानी कोलैप्स करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं, बेसिकली टाइगर। जंगल में टाइगर नहीं होगा तो हो सकता है जो कोई भी जितना भी एनिमल हो ग्रास और को खाता हो उसी का मतलब पूरा वैल्यू कम हो जाए, और टाइगर नहीं होगा तो उसे खाने वाला कोई नहीं होगा। फ्लैगशिप स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज बेसिकली डिफाइन किया गया इस तरह से ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें। जैसे अगर डॉल्फिन है, डॉल्फिन को हमें प्रोटेक्ट करने का बात आवे तो डॉल्फिन को फ्लैगशिप स्पीसीज इस तरह बोलते हैं कि अगर डॉल्फिन को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो हम जैसे गंगा को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट बेसिकली अगर डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करते हैं तो डॉल्फिन फ्रेश वाटर में रहता है, यानी फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में रहने के लिए सबसे पहले तो गंगा का जो भी वाटर है उसे फ्रेश करना पड़ेगा। इसे पोल्यूशन नहीं चाहिए ज़्यादा। तो अगर हम डॉल्फिन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का बात कर रहे हैं तो हम पोल्यूटेंट फ्री बनाना चाह रहे हैं हम अपने एटमोसफेयर को, यानी हम अपने एनवायरनमेंट को। तो इस तरह का स्पीसीज को टाइगर सॉरी फ्लैगशिप स्पीसीज बोलेंगे। उसके बाद एंडेमिक स्पीसीज का लिस्ट देख लेते हैं थोड़ा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंडेमिक स्पीसीज कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया में वो अपना नेटिव है उसका, यानी कोई दूसरा स्पीसीज उस एरिया में पाया जाता होगा, लेकिन वो स्पीसीज इस एरिया में अगर मान लें यहाँ पे कोई S1 कोई भी स्पीसीज पाया जाता है S1, तो इस एरिया में और कोई स्पीसीज पाया जा सकता है, लेकिन जो S1 है ये कोई भी हमारा वर्ल्ड का कोई भी रीजन में नहीं पाया जाएगा। कोई भी रीजन में S1 नहीं पाया जाएगा, सिर्फ ये एक ही एरिया में पाया जाएगा। इस तरह को स्पीसीज को S1 बोलते हैं, सॉरी S1 नहीं बल्कि एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। तो एशियाटिक लायन जो है हमारा ये गुजरात वाले रीजन में ही पाया जाएगा, बेसिकली गिर फॉरेस्ट में। लायन टेल मकाक ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। नीलगिरी थार ये नीलगिरी हिल्स एंड वेस्टर्न घाट यानी तमिलनाडु वाले रीजन में पाया जाएगा। पिग्मी हॉग ये असम ग्रासलैंड
असम में पाया जाता है, नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल अरुणाचल प्रदेश में, संघाई डियर मणिपुर, काबुल लेमजाओ पार्क, जिसे लोकटक लेक पास प्रेजेंट है। ये मेमल देख रहे हैं हम, जो एंडेमिक स्पीसीज का मेमल है। अब हम बर्ड देखने वाले हैं, एंडेमिक स्पीसीज का बर्ड कौन कौन सा है। जैसे कश्मीर फ्लाई कैचर, ये कश्मीर और वेस्टर्न हिमालय में पाया जाएगा। फॉरेस्ट ऑलेट, तो ये हमारा जो आउल होता है बेसिकली उसी का ये कोई स्पीसीज है। वो सेंट्रल इंडिया बेसिकली आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले रीजन में पाया जाएगा। निकोबार मेगापोड, सो ये निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। अंडमान वुड पिजन, ये अंडमान आइलैंड में पाया जाता है। यानी पिजन तो ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है, लेकिन जो हमारा अंडमान में है वो थोड़ा स्पेसिफिक तरह का पिजन पाया जाता है वहाँ। नेक्स्ट, एम्फीबियंस, पर्पल फ्रॉग, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज है। मालाबार ट्री टोड, ये भी वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। प्लांट, ये नील कुरंजी प्लांट 2022 से 2023 में न्यूज में रहा था। क्यों? क्योंकि ये 12 साल के बाद ही ब्लूम करता है एक बार, और ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ जो भी है का याद रखने में मदद करेगा, वही वही चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। सो इसका थ्रेड्स क्या है एंडेमिक स्पीसीज को। ये एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से हो रहा है, जैसे कोई एक ही एरिया में, तो ये इंडेमिक स्पीसीज है तो ये एक ही एरिया में पाया जा रहा है, यानी ये पूरा वर्ल्ड में कहीं पाया नहीं जा रहा है। और आप यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, आप यहाँ पे एग्रीकल्चर करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, तो क्या होगा, इस स्पीसीज का जो भी पॉपुलेशन है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो जितने भी स्पीसीज सबके लिए एक बर्डन तरह का है, तो क्लाइमेट चेंज है। इनवेजिव स्पीसीज को यहाँ पे अगर आप अदर स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो फलने फूलने लगेगा, तो इसका जो पॉपुलेशन है ओरिजिनली ये कोलैप्स हो जाएगा। ओके, फिर हम ट्रेड करते हैं, लीगल ट्रेड करते हैं, हंटिंग करते हैं। इस स्पीसीज को, एंडेमिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल एंड पॉलिसीज बनाया गया है इंडिया में। सो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये देखेंगे पूरा डिटेल्स में। प्रोजेक्ट टाइगर देखेंगे, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ही कोई अच्छा टर्म नहीं है, बल्कि जो हमारा स्पीसीज पाया जाता है एंडेमिक स्पीसीज है, वेस्कुलर प्लांट है, वो कोलैप्स कर रहा है और उसका ज़्यादा पॉपुलेशन कोलैप्स कर चुका है, तो उस वाले रीजन को हम बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसमें से 4 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया में पाया जाता है। यानी समझ रहे हैं इंडिया का जितना भी पार्ट्स है मोस्टली जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज पाया जाता है वो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। यानी लाइक देखें तो आपका जो ये हिमालय वाला रीजन है ये बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, यानी यहाँ पे जो एंडेमिक स्पीसीज पाया जाता है उसका बहुत सारा पॉपुलेशन कोलैप्स कर चुका है, यानी कोलैप्स करने वाला है। फिर ये आपका इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड रीजन, और ये आपका वेस्टर्न घाट। बेसिकली जितना भी ज़्यादा आप स्पीसीज देख रहे थे इंडेमिक स्पीसीज, तो यही वाले रीजन में पाया जा रहा था, वेस्टर्न घाट, हिमालय और आपका इंडो बर्मा रीजन, यानी असम मेघालय वाला रीजन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जितना भी रीजन है सब बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। और बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन स्टेट पीएससी एंड आपका यूपीएससी में देखने को मिलेगा। सबसे पहले 1500 यानी 1500 स्पीसीज वस्कुलर प्लांट का होना चाहिए, और वो उस एरिया में एंडेमिक होना चाहिए, और इसका 17% इसका ओरिजिनल हैबिटेंट जो है लॉस्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो देख रहे हैं आप 70-70% लॉस्ट हो गया है इसका स्पीसी, तब हम बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कितना चैलेंजिंग है इंडिया के लिए। आपका जहां पे भी एंडेमिक स्पीसीज पाया जा रहा है वो आपका हॉट स्पॉट रीजन डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हिमालयन वाला रीजन, इंडो बर्मा वाला रीजन, वेस्टर्न घाट एंड सुंडालैंड। ओके, क्यों हम प्रोटेक्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी और क्यों डिक्लेयर करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज है जो कोलैप्स कर जाएगा, नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पर भी कुछ रेगुलेशन लगा रहे हैं, जैसे जो भी हमारा कार्बन का इमिशन हो जाए, रेनफॉल को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। कुछ हमारा कल्चर सिग्निफिकेंस भी है।
नेक्स्ट, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या होता है? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, जैसे लेट से कोई भी स्पीसीज जैसे ह्यूमन, तो हम ह्यूमन कितना टेम्परेचर को सह सकते हैं मैक्सिमम? जैसे नॉर्मली अगर अभी मान लें तो 40 डिग्री टेम्परेचर को सह रहे हैं, 40 डिग्री टेम्प, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम 50 डिग्री या 55 डिग्री टेम्परेचर चल जाएगा एक्चुअल टेम्परेचर तो आप उसे सह पाएंगे। ओके, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हम लोग का मतलब जो भी हमारा जेनेटिक है उसमें चेंज आएगा। हम लोग इस तरह से भी हो सकता है कि हम लोग सरवाइव भी ना कर पाए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए। तो अगर कोई भी बर्ड ले लें, बर्ड, तो ये बर्ड्स उड़ के एक हिमालय का रीजन में रहता है ये बर्ड, हिमालय वाला रीजन में, और एक केरला वाला रीजन में। मान लेते हैं कि ये हिमालय वाला रीजन में ही रह रहा था लेकिन बाद में केरला वाले रीजन में पहुंच जाता है बर्ड। तो हिमालय का क्लाइमेट किस तरह से है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा ठंडे वाले रीजन यानी कोल्ड रीजन है, और केरला वाला रीजन बेसिकली इसके कंपेयर में हॉट वाला रीजन है। तो ऐसा तो हो सकता है कि जब तक सह पाएगा तो सहेगा, लेकिन एक समय आने के बाद उस चेंजेज को अपने बियर नहीं कर पाएगा, तो उसका जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंजेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरह का चेंजेस को इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में कंसिडर करते हैं, और एक चेंज ऐसा आएगा कि उसका जो ओरिजिनल नीच है वही मतलब बंद हो जाएगा, यानी दूसरा स्पीसीज में ट्रांसफर कर जाएगा या स्पीसीज कोलैप्स कर जाएगा। तो जब उसका चेंज आ रहा होगा उसके स्पीसीज में तो फर्स्ट आता है इकोफिन, मतलब इकोफिन मतलब इसे रिवर्स किया जा सकता है, यानी उसका जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज आएगा, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन बोल सकते हैं, मोर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी उसका कुछ बनावट में चेंजेज आएगा। इको टाइप, मतलब ज्यादा समय तक अगर उस दूसरा मतलब हार्श कंडीशन में रह रहा है तो उसका जेनेटिकली मटेरियल में भी चेंजेज आ जाएगा, यानी जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा, और एक जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो गया तो ये परमानेंट चेंज होगा, जिसे रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। एंड इको स्पीसीज, अब जब चेंजेज आ रहा है तो इस तरह से चेंज आ गया कि वो स्पीसीज पूरी तरह से कोलैप्स कर गया हो या कोई दूसरा स्पीसीज बन गया हो। ओके, तो देख लेते हैं क्या इकोफिन, इको टाइप एंड इको स्पीसीज। तो इको एम्पलीट्यूड बेसिकली बताता है कि कोई भी स्पीसीज में चेंजेज आ रहा है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट का, तो किस तरह से या कहाँ तक वो सर्वाइव कर सकता है, उसे कहाँ तक बियर कर सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, फैक्टर्स यानी उसका कुछ फिजिकल कंपोनेंट में यानी फिजिकली जो बनावट है उसमें चेंज आएगा। इको टाइप में जेनेटिकली, जेनेटिक मतलब चेंज हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल में, और यहाँ पे तो पूरा स्पीसीज ही डिफरेंट हो जाएगा इको स्पीसीज में। ओके, इसे रिवर्स किया जा सकता है, परमानेंट चेंज होगा, इसमें स्पीसीज कोलैप्स हो जाए या कुछ न्यू स्पीसीज चला आएगा एग्जिस्टेंस में। इसका एग्जांपल देखें तो लीफ का शेप में अगर कोई चीज, जैसे जहाँ पे ज्यादा रेन होता है तो वहाँ पे वही प्लांट है तो उसका लीफ बड़ा बड़ा होगा, लेकिन कहीं पे कम रेन होता है तो उस प्लांट का स्पीसीज, उस प्लांट का जो लीफ है छोटा छोटा होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड। सो अभी तक यही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड के साथ। थैंक यू।